इस वीडियो में हम बात करना जा रहे हैं सेल्फ मेडिकेशन यानी खुद से दवाई लेना कैसा है। तो ये वीडियो पूरा ज़रूर देखें क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसे बिल्कुल भी आप मिस ना करें। जब भी कोई मरीज़ किसी डॉक्टर के पास अपना इलाज करवाने के लिए जाता है तो वो डॉक्टर उसके साइन और सिम्टम्स देखते हैं। यानी साइंस का मतलब होता है लक्षण जो डॉक्टर एग्जामिन करके हमें चेक करके खुद ऑब्जर्व करते हैं, उन्हें हम कहते हैं साइंस। और सिम्टम्स का मतलब होता है जो भी मरीज़ अपनी तकलीफ़ बयां करता है डॉक्टर को, उसे कहते हैं हम सिम्टम्स। तो साइन और सिम्टम्स को इकट्ठा करके डॉक्टर जो है इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि वो जो है मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं यानी दवाई लिख कर देते हैं। लेकिन आजकल लोगों को जो है एक बहुत ही बुरी आदत लग गई है जिसे मैं कहूँगा सेल्फ मेडिकेशन यानी खुद से दवाई लेना। तो आइए जानते हैं कि सेल्फ मेडिकेशन किस हद तक जो है उसके फ़ायदे हैं, उसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, क्या क्या दिक्कतें हमें आ सकती है। कोई भी दवाई अगर हम लेते हैं तो हमें कुछ चीज़ें उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हमें दवाई का नाम पता होना चाहिए, उसके बाद दवाई का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में किस तरह काम करता है वो पता होना चाहिए, और इंडिकेशन पता होना चाहिए कि किस तकलीफ़ के लिए वो दवाई ली जाती है। उसके बाद कॉन्ट्रा इंडिकेशन पता होने चाहिए कि किस किस तकलीफ़ में वो दवाई नहीं ली जाती, और उसके अलावा उसके डोसेज यानी उसे कितने वक्त में लेना है, कितनी मर्तबा लेना है, कितने प्रमाण में यानी डोसेज में लेना है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं यानी साइड इफ़ेक्ट क्या क्या हो सकते हैं उसके। और इसके अलावा सब महत्वपूर्ण ड्रग इंटरेक्शन। ड्रग इंटरेक्शन का मतलब यहाँ पे होता है कि कभी कभी क्या होता है कि किसी दवा के साथ कोई और दवा जो है हम नहीं ले सकते, उन्हें या तो डोज एडजस्ट करना पड़ता है या ड्यूरेशन के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है, या वो दवाई हम नहीं ले सकते। अब मेरे हिसाब से शायद ही कोई ऐसा आम आदमी होगा जिसे ये सब चीज़ें पता होगी, बल्कि मेरे हिसाब से एक क्वालिफाइड डॉक्टर और एक क्वालिफाइड फार्मासिस्ट के अलावा ये बातें कोई नहीं जानता। अब आइए बात करते हैं कि लोगों में हिम्मत कहाँ से आती है खुद से दवाई लेने की यानी सेल्फ मेडिकेशन लेने की। इस सब में बड़ा सोर्स है इसके लिए सोशल मीडिया या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जैसे कि टीवी पे एड्स दिखाते हैं, चाहे विक्स वेपरअप हो या पेन किलर्स जो हैं सैराडोन वगैरह, या फिर खांसी की दवाइयाँ या फिर मल्टीविटामिन न्यूरोबियन फोर्ट। लेकिन ये एड्स बुरे नहीं हैं, ये उनके हद तक उनके हिसाब से ठीक हैं, क्योंकि वो अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, पर्टिकुलर तकलीफ़ के लिए दवाई रिकमेंड कर रहे हैं। लेकिन इससे लोगों में हिम्मत बढ़ती है कि अरे ये तो इतनी आसानी से मतलब दवाई हम ले सकते हैं। ऐसा नहीं है, इतना आसान नहीं है। कुछ लोग जो है गूगल के एडिक्ट होते हैं, बार बार यूट्यूब पे ऑनलाइन देखते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं और देखते हैं, और वो भी खुद से दवाई लेना शुरू करते हैं। उसके बाद में आता है एक बड़ा सोर्स, और वो है पैरामेडिकल स्टाफ, यानी ऐसे लोग जिनका हॉस्पिटल से किसी तरह संपर्क में होते हैं। इसमें सबसे पहले आते हैं नर्सिंग स्टाफ, यानी जो हॉस्पिटल में सेविकाएं होती हैं यानी सिस्टर या ब्रदर्स। उसके बाद लैब टेक्नीशियन जो खून की जांच करते हैं वो लोग, और जो एक्सरे निकालते हैं यानी एक्सरे टेक्नीशियन, और उसके अलावा रिसेप्शनिस्ट जो एडमिशन और डिस्चार्ज की प्रोसेस करते हैं, और इवन जो हॉस्पिटल में वर्कर्स होते हैं, मामा मौसीज जो हम बोलते हैं। तो ये सब लोग जो है सेल्फ मेडिकेशन लेना शुरू करते हैं। अब ये कहाँ से सीखते हैं? तो बेसिकली होता क्या है कि कोई डॉक्टर किसी मरीज़ को देखने के बाद में कोई प्रिस्क्रिप्शन देते हैं। अब उस वक्त ये सब लोग उस प्रिस्क्रिप्शन को कॉपी करते हैं और आगे जो है खुद पे फिर ट्रायल्स लेते हैं। खुद में रिलीफ होता है तो फिर यही मेडिकेशन, यही फार्मूला वो आगे फॉरवर्ड करते हैं, कॉपी पेस्ट करते रहते हैं। और ये कुछ इस तरह से ये कर रहे होते हैं प्रोसेस, जैसे ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, खुद पे भी करते हैं औरों पे भी करते हैं, यानी ट्रीटमेंट नहीं दे रहे, जैसे कि एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो ये कितना हद तक सही है? क्या हर बार ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होता है? तो मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं। कई बार ये एक्सपेरिमेंट फेल भी हो जाता है, और जब ये एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है
तब यही लोग डॉक्टर के पास खुद से आते हैं दिखाने के लिए, चेकअप करवाने के लिए। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि डॉक्टर्स किसी को प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन का देते हैं तो बेसिकली वो एज, उसका बॉडी वेट और उसके बाकी सारे पैरामीटर्स, वाइटल्स देखकर जो है दवाई देते हैं, साइन और सिम्टम्स के आधार पर दवाई देते हैं, इसलिए ये ट्रायल्स फेल होते हैं। अब आइए जानते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। हम देखते हैं वन बाय वन, आपको बताते रहूँगा मैं मिसाल के तौर पे। पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए। मान लीजिए अगर हमें सर्दी हो जाती है तो हम क्या करते हैं, सबको पता है सेट्रिजिन और लिवोसिट्रिजिन, वो दवाई हम लेते हैं और हमें थोड़ा बहुत रिलीफ भी हो जाता है। लेकिन कई बार सेट्रिजिन और लिवोसिट्रिजिन लेने के बाद रिलीफ नहीं होता है तो हम सीधा डॉक्टर को दिखाए बगैर, एक एंटीबायोटिक बड़ा फेमस हुआ है सर्दी के लिए, ज़िफ़ी। ज़िफ़ी में क्या है कंटेंट किसी को नहीं पता, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, डोसेज क्या होता है, ड्यूरेशन कितने दिन लेना है, ये भी नहीं पता होता, फिर भी सीधे ज़िफ़ी एंटीबायोटिक लेते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा ना करके अगर सर्दी के लिए आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो डॉक्टर आपके साइन और सिम्टम्स देखेंगे। साइंस में वो ये देखेंगे कि ये सर्दी एलर्जी की वजह से हुई है या सीजनल है, राइनाइटिस है यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ नेजल म्यूकस मेम्ब्रेन है, तो वो राइनाइटिस एलर्जिक है या वायरल है या बैक्टीरियल है। और कभी कभी क्या होता है, कई लोगों में बार बार सर्दी खांसी होती रहती है, दवाइयाँ लेने के बाद भी ठीक नहीं होते लोग। तो हो सकता है कि उनके सर्दी का कॉज जो है DNS यानी डेविएटेड नेजल सेप्टम यानी नाक की हड्डी बढ़ना, ये भी हो सकता है, या फिर नाक का गोश्त बढ़ना यानी नेजल पॉलिप भी हो सकता है। तो ये सब कब पता चलेगा, जब आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, वो आपके साइन सिम्टम्स देखेंगे, तब पता हमें चलेगा कि ये ऐसे ऐसे कॉज हैं हमारे सर्दी के। और कई बार क्या होता है कि हम जो है इस तरह से बार बार कोई एंटीबायोटिक खा के हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पैदा करते हैं। जैसे कि सर्दी में जो है बार बार ज़िफ़ी एंटीबायोटिक लेके रेजिस्टेंस पैदा करते हैं, जिसकी वजह से आगे चल के हमें जब ज़रूरत होगी सच में, तब वो ज़िफ़ी एंटीबायोटिक काम नहीं करेगा। इससे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप होगा ज़िफ़ी एंटीबायोटिक के लिए, और फिर डॉक्टर को जो है उच्च दर्जे का एंटीबायोटिक आपको देना पड़ेगा। ये तो ऐसी ही बात हो गई कि तलवार से नाखून नहीं काटे जाते। ज़िफ़ी एंटीबायोटिक से अगर काम जहाँ पे बन जाता है, वहाँ पे उच्च दर्जे का एंटीबायोटिक भी डॉक्टर को प्रिस्क्राइब करना पड़ता है। इसका और एक एग्जांपल आपको बताता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। लोगों में एक बात बहुत मशहूर है, गले का जो दर्द होता है उसके लिए लोग सीधे मेडिकल स्टोर से या खुद से एजिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक खाते हैं। उन्हें लगता है कि ये खाने के बाद गले का दर्द कम होगा। लेकिन अगर आप ऐसा खुद से एंटीबायोटिक ना लेके किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपका गला चेक करेंगे, साइन और सिम्टम्स देखेंगे कि गले में जो दर्द है, रीज़न या कॉज ढूंढेंगे कि आपके गले में क्या पैथोलॉजी है, वायरल इन्फेक्शन है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या फंगल इन्फेक्शन है, टॉन्सिलाइटिस है या फेरिंजाइटिस है या क्विंसी है, या टॉन्सिलाइटिस और फेरिंजाइटिस का कॉम्बिनेशन टीपीआइटिस यानी टॉन्सिलोफेरिंजाइटिस है, या सिस्ट है या टॉन्सिला स्टोन है। अगर आप ऐसे ही एंटीबायोटिक लेते रहेंगे तो नेक्स्ट टाइम जहाँ पे ज़रूरत होगी वो वर्क नहीं करेगा, काम नहीं करेगा। यही है ड्रग रेजिस्टेंस। और ऐसे बहुत से मेडिसिन कैसे लेना है ये भी हमें पता नहीं होता। अजिथ्रोमाइसिन के बारे में बहुत ही कम लोग ये बात जानते हैं कि अजिथ्रोमाइसिन जो है खाने के 2 घंटे बाद लेना ज़्यादा सेफ़ होता है, क्योंकि ये अजिथ्रोमाइसिन मैक्रोलीड एंटीबायोटिक क्लास का ड्रग है और ये एसिड लिएबल ड्रग है, यानी गैस्ट्रिक एसिड इसका जो एब्जॉर्प्शन है यानी हज़म होना, पचाना, इसको जो है वो कम करता है। इसीलिए जब भी हम खाने के साथ लेंगे तो जो फूड है, जो गैस्ट्रिक एसिड है, वो इसका एब्जॉर्प्शन कम करेगा, डिले करेगा। इसीलिए इसे खाने के 2 घंटे बाद लेना चाहिए। और एजिथ्रोमाइसिन के बहुत से साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जिसमें से नौशिया है यानी मतली होना, उल्टी होना यानी वॉमिटिंग, और एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द, और जुलाब यानी डायरिया भी हो सकते हैं। और बहुत से कम लोग इस बात को जानते हैं। खांसी को भी लोग ज़्यादा गंभीर तौर पे उसके बारे में सोचते नहीं हैं। खांसी के लिए भी मेडिकल स्टोर में जाते हैं और कोई भी कफ सिरप लेते हैं। बलगम वाली खांसी के लिए अलग कफ सिरप होता है और सूखी खांसी के लिए अलग कफ सिरप होता है।
कफ सिरप का डोज भी आपको पता होना चाहिए। कई बार मैंने देखा है कुछ लोग जो है एक एक बोतल जो है एक दिन में ख़त्म करते हैं और रीज़न कहते हैं कि हमारी खांसी कम नहीं हो रही। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। कफ सिरप के भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं। कुछ कफ सिरप से बहुत ज़्यादा नींद आती है, कुछ कफ सिरप से मोशन नहीं होता, यानी कॉन्स्टिपेशन होता है, यानी आपका पेट साफ नहीं होता है। तो ये बात भी हमें नहीं बोलनी है। भले ही फार्मासिस्ट को सब कुछ पता है, ड्रग के नाम्स वगैरह, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इंडिकेशन, लेकिन फार्मासिस्ट साइंस नहीं देख सकते। साइंस और सिम्टम्स सिर्फ डॉक्टर ही, मतलब साइंस जो है सिर्फ डॉक्टर ही देख सकते हैं। इसीलिए अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको कंप्लीट क्योर मिलता है। आपके साइन और सिम्टम्स देख के डॉक्टर दवाई देते हैं, और ना कि आप मेडिकल में जाके सिर्फ सिम्टम बताएंगे और साइंस वो देखेंगे नहीं, और साइंस आप मतलब देख भी नहीं सकते। तो इसलिए जो है आपको क्योर कंप्लीट नहीं मिलेगा, आपको पार्शियल क्योर मिलेगा और फिर से आपको डॉक्टर के पास आना पड़ेगा। और एक मिसाल कहूँ तो सब में सबका फेवरेट मेडिसिन यानी पेन किलर्स। आज कोई हर बंदा जो है छोटे या बड़े दर्द के लिए पेन किलर लेता है बड़े ही आराम से, मेडिकल स्टोर में जाके खुद से या गूगल देख के। तो इसे हम कहते हैं NSAID क्लास, यानी नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। आइए जानते हैं इसमें क्या होता है। सबसे पहले सब पेन किलर्स हर किसी को जो है सूट नहीं करते, यानी हर इंसान जो है इजीली ऐसा पेन किलर्स नहीं ले सकता है। तो सब में कॉमन पेन किलर है डाइक्लोफिनेक, जो सबका फेवरेट है, यानी इंडो पर है, सब लोग खाते हैं। तो कॉमन पेन किलर जो हैं, अगर आप हार्ट के मरीज़ हैं, या आपको उच्च रक्तदाब यानी BP है, या शुगर है यानी मधुमेह है, डायबिटीज़, या अस्थमा है, या प्रेगनेंसी है, अगर छोटे बच्चे हैं, अगर किसी को पाइल्स की बीमारी शिकायत है, तो ये लोग डाइक्लोफिनेक नहीं ले सकते। और कभी कभी क्या होता है किसी को एलर्जी होती है, और NSAID से जो है बहुत ही रेयर लेकिन बहुत ही खतरनाक एक्सट्रीम लेवल की एलर्जिक शॉक की कंडीशन होती है, जिसे SJS कहते हैं, यानी स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम। ये एक रेयर डिसऑर्डर है जो स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन को अफेक्ट करता है, जिसमें फ्लू लाइक सिम्टम्स शुरुआत में आते हैं और बाद में रैश और ब्लिस्टर होते हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कितना खतरनाक कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन रेयरली हो सकता है, और जब ये होता है तो बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन होती है। जो हमेशा ऐसे ही बहुत सालों से, महीनों से बार बार लगातार पेन किलर्स खाते आ रहे हैं, वो आगे चलकर लीवर और किडनी को अपने कमज़ोर कर रहे होते हैं। पैरासीटामॉल भी जो है, अगर लीवर किसी का बुरी तरह डैमेज होता है तो उसमें भी सोच समझ के डॉक्टर्स जो है प्रिस्क्राइब करते हैं। अस्थमा के या फेफड़े के बीमारी वाले मरीज़ को आपने डाइक्लोफिनेक दे दिया तो वो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में चला जाएगा और उससे उसकी मौत भी हो सकती है। अगर किसी को पाइल्स है या फिर GIT अल्सर्स हैं, यानी अल्सर की बीमारी है, और उन्हें आपने डाइक्लोफिनेक दे दिया तो उनकी ब्लीडिंग टेंडेंसी बढ़ जाती है और रक्त संचार बढ़ जाता है और उन्हें ब्लीडिंग होती है। अगर किसी को एसिडिटी है और आपने उन्हें NSAID यानी जो पेन किलर्स हैं वो बगैर एंटी एसिड के दे दिया तो उन्हें हाइपर एसिडिटी होती है। तो इसीलिए जो है पेन किलर्स जो है जितना इजीली हम लेते हैं ये नहीं लेना चाहिए। हमें यहाँ पे भी हमें सतर्क रहना चाहिए। सेल्फ मेडिकेशन में और एक मेडिकेशन है BP के मेडिकेशंस, यानी बहुत बार ऐसा होता है कि जो सेल्फ मेडिकेशन लेते हैं या दूसरों को रिकमेंडेड करते हैं, तो अगर किसी का BP बढ़ता है किसी पेशेंट का, तो इमीडिएटली उसे एम्लोडिपिन, स्टैमलो या निकार्डिया दे देते हैं। जब भी डॉक्टर किसी को BP की मेडिकेशन देते हैं तो उसकी उम्र, उसके लीवर, उसके फेफड़े, उसका हार्ट, उसके दिमाग की कंडीशन, ये सब ध्यान में रख कर जो है दवाई देते हैं BP की। अब जो एम्लोडिपिन हम ले रहे होते हैं BP के लिए, इसके भी साइड इफ़ेक्ट हैं, जैसे कि हेडेक है यानी सर दर्द, नौशिया, पैर में सूजन आना, और इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन आप देखिए, अगर कार्डियोजेनिक शॉक है या पेशेंट हार्ट फेलियर में या फिर कोई लीवर का बीमारी है तो वहाँ पे भी हमें सोच के देना पड़ता है। और सबसे अहम चीज़ ये है कि अगर सडनली किसी का BP बढ़ जाता है तो डॉक्टर जो हैं इमीडिएटली BP के मेडिकेशंस या दवाई स्टार्ट नहीं करते। एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग, इसमें क्या होता है BP कम से कम 2 या 3 दिन तक अलग अलग पोजीशन में, यानी सिटिंग, स्टैंडिंग और लाइंग पोजीशन में BP चेक किया जाता है, और फिर 3 दिन तक कम से कम जो है BP मॉनिटरिंग के बाद डॉक्टर इस
ये डिसीजन लेते हैं कि बीपी के मेडिकेशन आगे कंटिन्यू करने हैं या नहीं करने हैं, या कम करना है डोज या बढ़ाना है। तो इसीलिए ये भी बात हमें नहीं भूलना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि चेस्ट पेन की तकलीफ़ लेके पेशेंट आता है, यानी छाती में दर्द हो रहा होता है, और यही हमारे सेल्फ मेडिकेशन लेने वाले, कोई कहता है सॉर्बिट्रेट ले लो ज़बान के नीचे, और कोई जो है नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट जो है रिकमेंड करते हैं। ये कितना सही है? कई बार जो हार्ट अटैक होता है वो हार्ट के अलग अलग, हृदय के अलग अलग वॉल्स को अफेक्ट करता है, जैसे कि AWMI, IWMI, एक्सटेंसियर एंटेरियर लैटरल एमआई। यहाँ पे एमआई का मतलब है मायोकार्डियल इस्चेमिया। होता क्या है कि हार्ट में जो है ब्लड सप्लाई ठीक से नहीं होता किसी वॉल में, उसके वजह से उसे हम जो है छाती में दर्द होता है, चेस्ट पेन होता है। अब जो अगर मान लीजिए किसी पेशेंट को IWMI यानी इन्फीरियर वॉल एमआई है, उसने अगर सॉर्बिट्रेट या एंटीजी खा लिया, तो IWMI में ऑलरेडी किसी का बीपी जो है कम होता है, हार्ट रेट भी कम होता है, और भी लेने के बाद ये चेस्ट पेन तो कम करता है, लेकिन ये साथ में बीपी और हार्ट रेट भी कम करता है, और फिर हमें आगे चल के पेशेंट को शॉक देने की नौबत आ सकती है। इसीलिए ECG निकालने के बाद ही डॉक्टर मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं या सजेशंस देते हैं एमआई को लेके, या फिर जो भी कंडीशंस होती है। और एक चीज़ होती है ड्रग इंट्रैक्शन। थायराइड जो थायरोनॉम मेडिकेशन है, माइक्रोग्राम जो होता है 150-25 दवा, उसके साथ जो है एंटासिड MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो सुक्राल जो सिरप होता है, या जो आयरन टैबलेट्स हैं फेरस सल्फेट, ये हम जो है लेते हैं तो थायराइड की दवा का एब्जॉर्प्शन नहीं होता, इसीलिए इन्हें साथ में नहीं लिया जाता, या तो 4 घंटे का फासला रखा जाता है। ये एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, यानी एब्जॉर्प्शन थायरोनॉम का हो जाता है। और कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो थायराइड की दवा के साथ अवॉइड करना होता है, जैसे कि इंजेक्शन डेक्सा जो होता है, डेक्सामेथासोन, रिफाम्पिसिन टैबलेट जो है एंटीबायोटिक, और उसके अलावा एमियोडारोन। तो ड्रग इंट्रैक्शन में इतनी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। अब हम बात करते हैं कि सेल्फ इंजेक्शंस के बारे में। कुछ लोग जो है इंजेक्शंस को लेके भी बहुत ज़्यादा डिबेट करते हैं डॉक्टर्स के साथ। कई बार जो मरीज़ हैं डॉक्टर को पेन के लिए इंजेक्शंस की डिमांड करते हैं, लेकिन आपके पेन की सेवियरिटी देखकर आपको डॉक्टर इंजेक्शन रिकमेंड करते हैं। और इंजेक्शन लेने में भी कई लोग जो है ऐसे कहते हैं कि हमें हाथ में ही लेना है, हमें कमर में नहीं लेना है। बेसिकली जो गाढ़े इंजेक्शंस होते हैं, जो हेवी इंजेक्शंस होते हैं, पेन किलर्स होते हैं, मल्टीविटामिन होते हैं, वो गाढ़े होते हैं, और इसलिए डॉक्टर जो है आपको इसको कमर में या बटॉक्स में, मसल में लेने के लिए कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे रिस्क नहीं होता, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते, और वो एरिया सेफ़ होता है। और ये गाढ़े होते हैं तो मसल भी अच्छा होता है, इसलिए वो एरिया ज़्यादा रिकमेंड करते हैं विटामिन डी, मल्टीविटामिन, पेन किलर्स के लिए। और जबकि वैक्सीन जैसे कि कोविड-19 है, TT है, वो स्मूथ होते हैं, द्रवयुक्त होते हैं काफ़ी, तो फिर वो जो है हाथ में लेने के लिए डॉक्टर जो है आपको कहते हैं। इसीलिए इंजेक्शन के नेचर के हिसाब से डॉक्टर आपको इंजेक्शन कहाँ लेना है ये रिकमेंड करते हैं। अगर आप यहाँ अपनी मनमानी करते हैं तो आपको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। और TT इंजेक्शन को लोग बार बार लेते हैं, जबकि TT एक अगर आप लेते हैं इंजेक्शन तो 6 महीने से 1 साल आप सुरक्षित रहते हैं। लेकिन कुछ लोग जो है जब बीमार लगता है तो इंजेक्शन की डिमांड करते हैं। और उसके बाद आता है ऑनलाइन कंसल्टेशन, यानी बहुत से लोग जो है फ़ोन पे दवाई लेते हैं, जहाँ पे डॉक्टर ने आपको देखा भी नहीं, आपको चेक भी नहीं किया, जस्ट आपके सिम्टम्स सुने और आपको दवाई दे दी। सिम्टम्स सुनने के बाद जो है दवाई लेना, वो दवाई ठीक से काम नहीं करती। जब तक साइन और सिम्टम्स अच्छे से डॉक्टर नहीं देखते तब तक दवाई जो है अच्छे से काम नहीं करती, या फिर जो इंडिकेशन या फिर जो सिलेक्शन है वो ठीक नहीं होता, या फिर पार्शियली आपको क्योर मिलता है। तो ये जो ऑनलाइन कंसल्टेशन है, ये आपको जो है डॉक्टर को जो है आपको ज़्यादा फोर्स नहीं करना चाहिए कि आपको ये तकलीफ़ के लिए दवाई दिए। तो ये भी एक गलत तरीका है दवाई लेने का, मैं कहूँगा ऑनलाइन मेडिकेशन। मुझे उम्मीद है कि आपको जो है समझ में आ गया होगा कि सेल्फ मेडिकेशन से जो नुकसानात होते हैं, जो वाक़ियात हमारे साथ पेश आते हैं, तो आप सेल्फ मेडिकेशन से होने वाले नुकसान से अच्छी तरह वाकिफ़ हो गए होंगे। इतना सब जानने के बाद भी अगर आप सेल्फ मेडिकेशन लेते हैं तो ये आपकी मर्ज़ी है। तो सेल्फ मेडिकेशन में यानी खुद से हम कौन सी दवाई ले सकते हैं? तो मेरे हिसाब से आप बुखार आने पर एक डोलो 650 खा सकते हैं,
यानी पैरासीटामोल ले सकते हैं। लेकिन पैरासीटामोल में भी अगेन डोज का ऐसा मसला है कि 2 ग्राम से ऊपर जो है आप डोज नहीं ले सकते, यानी अडल्ट डोज की बात कर रहा हूँ। अडल्ट डोज जो है 2 ग्राम के ऊपर हम एक दिन में नहीं ले सकते। यानी पैरासीटामोल लेना है बुखार में तो 500 मिलीग्राम का पैरासीटामोल आप दिन में 4 वक्त ले सकते हैं, और इसमें भी 4-4 घंटे का आपको फासला रखना है एक डोज लेने के बाद में। यानी एक डोज जब आप लेंगे तो उसमें 4-4 घंटे का आपको फासला रखना पड़ेगा। और अगर आप 650 मिलीग्राम का लेते हैं तो आप दिन भर में 3 बार ले सकते हैं। तो ये सब सावधानियाँ आपको बरतनी चाहिए। हर फील्ड के लिए जो है एक क्वालिफाइड पर्सन होता है, तो मेडिकल फील्ड में बीमारी के लिए जो है डॉक्टर एक क्वालिफाइड पर्सन है। इसीलिए कुछ भी तकलीफ होती है तो आपको उन्हीं के पास जाना चाहिए। ऑनलाइन कंसल्टेशन है या मेडिकल स्टोर से दवाई लेना है, ये आपको बंद करना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए घातक भी हो सकता है। नॉलेज पूरा अच्छा होता है, हाफ नॉलेज कहीं पे भी अच्छा नहीं होता। इसीलिए गूगल को ही देख के दवाई लेता है तो हाफ नॉलेज है, इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। मेडिकल में जाते हैं तो वो साइंस नहीं देखते, सिर्फ सिम्टम सुन के आपको दवाई देते हैं, तो वो भी हाफ नॉलेज है। और डॉक्टर के पास आप जाएंगे तो डॉक्टर साइंस देखेंगे और आप सिम्टम बताएंगे, तो पूरा नॉलेज के हिसाब से आपको दवाई मिलेगी। अगर आपको वाकई में ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और सबको शेयर कीजिएगा। अच्छी बात बताना अच्छी बात होती है, तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जो बेल आइकन बटन है उसे दबाइएगा, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस आप तक पहुंचते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।